हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर। फिजिक्स में वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी अब तक की हुई हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक किया हुआ है, डेरिवेटिव किया हुआ है, इंटीग्रेशन किया हुआ है। अब आता है वेक्टर। ये 11th का एक चैप्टर भी है, 4th चैप्टर है NCERT के अकॉर्डिंग, मोशन इन प्लेन। उसमें आपको वेक्टर का जिक्र मिलेगा। तो वेक्टर हम पढ़ेंगे क्यों, देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो आएंगी वो दो टाइप की होगी। या तो स्केलर होंगी या फिर आपकी होंगी वेक्टर। इन दोनों के अलावा आपके पास 11th और 12th में कोई तीसरी क्वांटिटी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो स्केलर का मतलब क्या होता है और वेक्टर का मतलब क्या होता है, यही सीखना है। क्योंकि दो तरह की आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, मतलब दो तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। अब उन दोनों को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वो सब कुछ हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। देखो, आपके पास दो ही होंगी, या स्केलर या वेक्टर। तो दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो अब सबसे पहले आपका हम करते हैं स्केलर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? अब आप अगर मार्केट में जाओ और मम्मी ने कहा हुआ है घर से सब्जी लेके आनी है या फ्रूट लेकर आना है, तो मम्मी आपको बस इतना बता देगी ना कि 2 kg या 1 kg ये चीज़ ले आना, आप ले आओगे। कॉमन सी बात है। आप उससे ये नहीं पूछो कि मैम मम्मी किस डायरेक्शन में, क्या क्या नहीं। आप कहोगे कि ठीक है जी, अगर 2 kg मंगवाई है तो 2 kg आप बोल दोगे, वो आपको मिल जाएगी। मतलब स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं आपका मास, आपकी स्पीड आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में। और क्या लिख सकते हो, मास आ जाती है, आपकी डिस्टेंस आ जाती है। ये कुछ है आपकी स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। अब आती है मेन चीज, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है और ज़रूरत कैसे पड़ी हमें, क्या सिस्टम हुआ क्या नहीं। अब मुझे बताना बेटा, मान लो ये एक सड़क हुई है और हम यहाँ पर एक गाड़ी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी, ऐसे आज तक किसी ने बनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एक गाड़ी बना दी हमने, बहुत महंगी है, ठीक है ना। ये गाड़ी सड़क में मान लो धसी हुई है। अब सड़क कैसी बनाएंगे, इसको धसा देते हैं बेटा। मान लो ये आपकी, और ये इसके टायर थोड़े से सड़क में धसे हुए हैं ऐसे, ठीक है ना, नीचे तक ये सड़क है, इसके टायर धसे हुए हैं बीच में। अब एक आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसमें दो फ्रेंड जा रहे थे। अब गाड़ी 10 की, तो बेटा वो इसके ऊपर फोर्स लगाने लग गया। अब एक आगे से लगाने लग गया, भाई नहीं पता ना उन्हें कुछ, और दोनों के पास सेम मस्कुलर ताकत है, दोनों सेम फोर्स लगाए जा रहे हैं। क्या गाड़ी कभी निकल पाएगी? अरे नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि कहोगे सर ये इधर फोर्स लगाया जा रहा है, ये इधर फोर्स लगाया जा रहा है, तो दोनों फोर्स लगाए जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर कहाँ गाड़ी निकलेगी ना। तो आपका कहने का मतलब क्या था, भाई मान लो इसने 7 न्यूटन लगाई फोर्स, इसने भी 7 न्यूटन लगाई, जस्ट समझने के लिए, तो 14 न्यूटन लग रही है ना फोर्स, ये नहीं लग रही। अगर 14 न्यूटन लगी होती तो गाड़ी निकल ना जाती। तो हुआ क्या यहाँ पर सारा पंगा ही डायरेक्शन का है, तो सारा चक्री डायरेक्शन का है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये फोर्स एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो, जैसे अगर आपने स्कूल में कई बार गेम देखी हो, एक रस्साकसी गेम होती है, तो मान लो ये एक प्लेयर है, ठीक है ना,
और एक प्लेयर ये है मान लो, यहाँ हमारे प्लेयर ऐसे हैं कुछ कमज़ोर से, क्या करें, ठीक है ना। अब दोनों खींच रहे हैं इस रस्से को और दोनों ही इक्वल ताकत वाले हैं, तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको और ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर 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 दोनों की जो फोर्स है, दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो ये ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। यहाँ पर भी फोर्स का कंसेप्ट है। चलो जी, एक तो यहाँ पर पता लग गया, एक यहाँ पर लग गया। क्यों नहीं मूव कर रहे? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का रोला है, यहाँ पर डायरेक्शन का चक्कर है, इसलिए हमने डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने सेब लेने हैं, संतरे लेने, तो वहाँ पर डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं है। ये नहीं एक सेब ऐसे रखा हुआ है, दूसरा उसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में रख दोगे तो वेट ही नहीं होगा, उसका 0 वेट आ जाएगा और आप फ्री में 2 सेब ले आओगे ना, ऐसा नहीं होगा ना ना ना। तो अब यहाँ पर एक और मान लो ये सड़क ऐसी जा रही है, ठीक है ना, और ये आपका मेन रोड है। यहाँ पर एक स्वीट है, मोहन स्वीट है हमारे यहाँ पर, मोहन स्वीट्स। अब वो यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर पड़ती है और यहाँ पर है हमारी यूनिक एकेडमी। अब यहाँ से कोई आदमी निकला और यहाँ पर जाकर खड़ा हो गया और किसी से पूछा कि मोहन स्वीट पे जाना है, कुछ मीठा खाने का मन है। अच्छा जी, इसने पूछा और इसने से पूछा कि मोहन स्वीट पे जाना, इसने कहा 2 किलोमीटर है जनाब जी। अब इसने इसको और कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बता दिया, 2 किलोमीटर। ये पगला इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर इसको फिर एक आदमी मिला, इसने इससे फिर पूछा भाई मोहन स्वीट पे जाना है। अब इसको भी ज़्यादा वो नहीं थी, 2 किलोमीटर चल कर आ चुका है वो, ये कहेगा यहाँ से 4 किलोमीटर है। अब इसने क्या सोचा कि पिछले वाले ने मुझे गलत बताया कि मोहन स्वीट 2 किलोमीटर है, तो ज़्यादा थी, तो अब ये आगे 4 किलोमीटर और चला जाएगा। क्या ये कभी पहुंच पाएगा मोहन स्वीट पे? इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि दुकान किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर चक्कर था ना कि किस डायरेक्शन में जाना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के साथ एक डायरेक्शन लगी हुई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या आई, तो इसके पास हैव डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड, और एक बात और, वो क्या, थर्ड, ओबे दी लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को ओबे करना चाहिए। अब इस पॉइंट के ऊपर जरा गौर फरमाना, जैसे मैंने आपको करंट दे दिया, एक करंट इधर से आ रहा है और एक करंट इधर से आ रहा है। इन दोनों करंट को अगर आप ऐड करोगे, मान लो ये 5 एम्पियर है, ये आपका 7 एम्पियर है, तो यहाँ इस साइड करंट कितना जाएगा, आपको सर 5 और 7, तो 5 और 7 आपका 12 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट है उसके पास डायरेक्शन तो है, डायरेक्शन तो है, लेकिन उसको ऐड करने का तरीका क्या है, सिंपल स्केलर वाला, भी 7 और 5 12 हो गया। डायरेक्शन का चक्कर है यहाँ पर। अगर हम ये कहते कि 12 जा रहा है, ठीक है ना, और ये कितना है, ये इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, तो अब बताना इस डायरेक्शन में कितना जाएगा। काम गलत हो गया, एक मिनट, इसको ऐसे करो और इसको कहो ऐसे 5। तो अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बदल दी, ये कर दी, देखो यहाँ पर 7 और 5 12 बन गए। अगर मैंने डायरेक्शन बदल दी, इधर से 12 इधर कर दिया और 5 इधर है, तो इस साइड कितना जाएगा, ये दोनों मिलकर इस साइड कितना जाएंगे आपके 17 एम्पियर। तो डायरेक्शन बदलते ही आंसर का फर्क आ रहा है, मतलब इसके पास डायरेक्शन तो है, तो फिर तो लेकिन ये ऐड कैसे हो रहा है, ऐड सिंपल स्केलर की तरह हो रहा है। तो ये एक
आपका 1 मिनट, डस्ट है मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्या बातें हैं हमारी भी, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन तो रख रहा है लेकिन ओबे नहीं कर रहा वेक्टर लो अलजेब्रा को। मतलब अलजेब्रा का मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाली चीज़ें, तो इनको ये फॉलो नहीं कर रहा। तो करंट एक ऐसी चीज़ आती है जिसके पास डायरेक्शन तो है बट वेक्टर लॉ को या लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, बट लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करते ना, या फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते। तो सर फिर इससे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? इसको हमने फिलहाल के लिए जो करंट है आपका उसको हमने स्केलर क्वांटिटी ही माना हुआ है। मतलब करंट के पास डायरेक्शन तो है बट वेक्टर को ओबे नहीं करता, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे एक प्रेशर आता है, प्रेशर भी डायरेक्शन रखता है लेकिन इसको ऐड सिंपली किया जाता है, तो ये भी क्या है, एक स्केलर। असल में ना इनके लिए अलग नाम भी है, इनको आगे हायर क्लासेस में इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी ये नॉलेज के लिए बेटा, लेकिन 11th 12th में कोई पूछे तो आपने क्या बताना है, स्केलर क्वांटिटी ही बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो जी, हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में कुछ बातें की, ये 3 बातें जरूरी हैं। तो कोई आपसे पूछे अगर किसी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, क्या वो वेक्टर बन जाएगा? क्या वो वेक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी तो करना चाहिए। ऐड कैसे कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? जरूरी थोड़ा है कि मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन होगी तो वेक्टर बन जाएगा। ना 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 ना, ऐसा पाप नहीं करना, ठीक है ना। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब देखते हैं। ये एक एरो बना लिया हमने, ठीक है। इस एरो की जो लेंथ होगी, ये मान लो इस एरो की लेंथ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है इसकी लेंथ। इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर वेक्टर लगाकर, ऐसे तीर लगाकर। तो ए तीर क्या है, ये एक वेक्टर के लिए, इस पॉइंट को P मान लोगे, इसको Q मान लोगे, तो ये वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है P से Q। इसको ऐसे भी लिख सकते हो PQ, P से Q जा रहा है और ऊपर वेक्टर लग गया। यही इसको नाम हम A भी रख सकते हैं, मर्जी होती है हमारी। अच्छा जी, और क्या है सर? ये जो लास्ट में ना, ये होती है वेक्टर की टेल, इसकी पूंछ है बेटा, और सर ये है वेक्टर का हेड। ओके बेटा, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्योंकि वेक्टर के पास क्या क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, सर वेक्टर लो को भी करेगा। वो तब हम बात करते हैं जब हमने चेक करना हो कोई चीज़ वेक्टर है या नहीं, तब 3 बातें। अगर वो हो गया कंफर्म कि ये वेक्टर है, कह दिया कि जनाब जी ये वेक्टर है, आप मान लो, तो फिर हमें उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। चलो जी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड को या तो हम सिंपल ए से लिख देंगे, ऊपर से एरो हटा देंगे तो ये आपका वेक्टर बन जाएगा, या फिर हम ए वेक्टर के साथ मोड़ लगा देंगे, ऐसा मोड़। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ऑफ ए है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर ही होती है। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, सेम ही है जनाब जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर बेटा मैंने ना आपका आर बना दिया और ये आपका एस पॉइंट है, इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, आर से एस जा रहा है, जहाँ से जहाँ जा रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पहले और जहाँ पर जा रहा है वो बाद में, तो ये आर एस वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर के लिए छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रख लेना, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखोगे तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। अगर चीज़ों को याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपका जाता है टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ
वेक्टर। तो वेक्टर के टाइप करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहला टाइप कौन सा है आपका? पहला टाइप आता है आपका पैरेलल वेक्टर। अब ये पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं? देखो जी, दो वेक्टर हैं, मान लो बेटा एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। दोनों तीर क्या सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ सर, एक ही साइड जा रहे हैं, दोनों तीर इधर जा रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन सेम है। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? आप लिख सकते हो कि हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम है। और लेकिन मैग्नीट्यूड का क्या, लेंथ का क्या, सेम हो भी सकती है और नहीं भी। हैव सेम मैग्नीट्यूड बट मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान से देखो, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो इस दोनों के बीच में एंगल यानी कि थीटा वो कितना लिखेंगे हम? 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों में एंगल कितना आता है? 0 डिग्री का। तो ये पैरेलल वेक्टर, बस खत्म। और सेकंड पर आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? अब कॉमन सी बात है, अपोजिट इन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अगर एक तीर बेटा इधर जा रहा है, एक तीर कहीं से इधर जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है, ठीक है ना। ये मत बना देना सर, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये अपोजिट वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। ना 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 ना, ये तो बेटा पैरेलल नहीं ना। तो सबसे पहले वो पैरेलल लाइन के ऊपर बने होने चाहिए, ऐसे सेम गैप हो, ये नहीं कि कम ज़्यादा हो, सेम गैप हो, और एक तीर इधर हो एक तीर इधर हो, तो ये बन जाएगा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अपोजिट इन डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड क्या मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड में और मे नोट भी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। थीटा कितना होगा सर? सर एक इस साइड बैठा हुआ है, दूसरा इस साइड बैठा हुआ है, दोनों की मुट्ठी में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा बेटा आपका? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का एंगल होता है दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में। तो दो वेक्टर हमने ये कर लिए, दैट्स इट। आगे करते हैं थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर। ये नोट कर सकते हो आराम से, हम साफ कर देते हैं आराम से। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब फालतू चीज कोई नहीं करवाई जाएगी। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर के नेगेटिव से क्या मतलब है? मतलब अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बेटा ए है, और एक क्या है? माइनस ए है, ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इन दोनों वेक्टर में खास बात क्या है? अगर बेटा ये दोनों वेक्टर जो होते हैं, ये होते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो सकती है? अपोजिट हो सकती है। तो एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है, दूसरा इधर जाएगा, बट दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कैसे एग्जांपल सर? कोई एग्जांपल दो। मान लो बेटा आप इधर से इधर जा रहे हो, अभी मैंने बताया था ए से कहाँ जा रहे हो? बी। कोई बंदा और हो सकता है वो बी से ए आ रहा हो। अब ए से बी जा रहा, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? ए बी। और ये बी से ए आ रहा है, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? बी ए। क्या दोनों को इक्वल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? कॉमन सी बात है। मान लो मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पास आ रहे हो, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है।
इस केस में। तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। भाई दो वेक्टर अगर ऐसे लिखे जाए ना, कभी भी ऐसे लिखे जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप यहाँ से भी समझ सकते, आप यहाँ से भी समझ सकते। एक में अगर मैं आपको बात लिखवाऊँ यहाँ पर नोट करके, अगर आप, ठीक है ना, अगर किसी वेक्टर को आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। तो ये वेक्टर ऐसे हैं जो मैग्नीट्यूड इक्वल रखते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इनको ज़्यादातर ऐसे लिखा जाता है। तो आप इस बात को माइंड में एकदम से फिट कर लीजिए, तो बहुत ही काम किया। ये हो गया आपका। इसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर आगे, इसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल वेक्टर, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4th नंबर पर इक्वल वेक्टर। भाई वेक्टर के पास क्या क्या होता है? अगर दो चीज़ें वेक्टर हैं उनके पास डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई साहब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्योंकि आप दो चीज़ों को सेम बोल रहे हो, आइडेंटिकल बोल रहे हो, और उन दोनों चीज़ों के पास दो प्रॉपर्टी मेन है, क्या? डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। दो वेक्टर इक्वल कब मानोगे? जब उसका मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में इक्वल होगा और उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर दोनों में से कहीं पर भी गड़बड़ आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वेक्टर इक्वल है। तो हैव क्या लिख दिया मैंने? हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। एक चीज और भी सेम होती है, वो आता है हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, हैव सेम यूनिट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखवाते नहीं है ज़्यादातर टीचर। उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 7 मीटर पर सेकंड लिख दिया और एक लिख दिया 7 न्यूटन, ठीक है ना, और डायरेक्शन दोनों की क्या दे दी? अलोंग ईस्ट। ये भी क्या है? अलोंग ईस्ट। दोनों ईस्ट की साइड है। 7 न्यूटन फोर्स भी ईस्ट की साइड लगा रहा हूँ और इतनी वेलोसिटी भी ईस्ट की साइड है। दोनों चीज़ें सेम हो सकती हैं? कहाँ सेम हो जाएगी? क्यों? एक फोर्स है और एक वेलोसिटी है। आप कह सकते हो 2 किलो कपड़ा इक्वल टू 2 किलो, या 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा इक्वल टू हो सकता है 2 kg फ्रूट के। दोनों में कंपेयर कहाँ कर रहे हो? फ्रूट कहाँ, कपड़ा कहाँ? तो सब कुछ सेम होना चाहिए ना। तो सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम यूनिट। आपकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, याद रखना। अगर यूनिट भी डिफरेंट है तो भी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, मैग्नीट्यूड दोनों को साथ साथ, डायरेक्शन दोनों की ईस्ट ईस्ट, लेकिन यूनिट डिफरेंट है तो वो वेक्टर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। लिख लो ये दोनों वेक्टर क्या हैं? डिफरेंट वेक्टर हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, ये हो गया। अब करते हैं, 4 टाइप हो गए, अब इसके आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम 5th टाइप। वो क्या है? कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन इनके बारे में करना, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, हैव सेम इनिशियल पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए आप कोई वेक्टर ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है।
अगर ये ए वेक्टर है बेटा, ये बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है, तो तीनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर। बस सेम सी बात है और क्या है। इसके बाद 6 नंबर पर आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, अब ये कौन से वेक्टर होते हैं, इनके ना चक्कर ही होता है बेटा इनकी डेफिनेशन में, थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ में, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहते हैं, पहली बात सेम लाइन पर हूं, सेम लाइन पर हो, बस इतनी सी बात है, सेम लाइन पर हूं। मतलब अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है एक, इसको मैं डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं ताकि बात को आसानी से समझा। ये लाइन है, इसी के ऊपर आपने वेक्टर बनाना है, पूरा वेक्टर इसी के ऊपर। हो सकता है आपका वेक्टर क्या हो, आपका वेक्टर ये हो और दूसरा वेक्टर आपका ये हो, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, वो कोलिनियर वेक्टर। हो सकता है दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, इनको भी क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। फिजिक्स में कहीं कहीं पर मैंने पढ़ा हुआ है कि जैसे ये वेक्टर हैं, हालांकि है तो ये भी क्या सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, बट ये नोट कोलिनियर में आएंगे, नोट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हम यहाँ पर फिजिक्स में क्या देख रहे हैं कि सेम लाइन के ऊपर हो सकता है पैरेलल हो सकता है अपोजिट हो, लेकिन सेम लाइन के ऊपर होना ज़्यादा जरूरी है। तो सेम लाइन पर हो, जैसे ये है, ये भी सेम लाइन पर आ रहे हैं, बट इसकी लाइन अलग बनेगी, इसकी लाइन अलग बनेगी, तो दोनों सेम लाइन पर नहीं है। तो ये था आपकी कोलिनियर वेक्टर। अब इसके बाद आते हैं आपके 6 हो चुका है, 7 कोप्लेनर वेक्टर। ये कम यूज होते हैं फिजिक्स में, बट हमें पता होना चाहिए। जैसे आपके पास, ठीक है ना, या लिख लें जो सेम प्लेन में हो, जो सेम प्लेन में हो वो होते हैं कोलिनियर, ठीक है। मैं 1 मिनट में 1-2 मार्कर और लेकर आया आपको समझाने के लिए, फिर करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से देखो, को प्लेनर वेक्टर है मतलब क्या है, जैसे ये दो आपके वेक्टर हैं, ये दोनों मार्कर के आपके 2 वेक्टर हैं मान लीजिए, ठीक है ना। और प्लेन मतलब जैसे ये एक प्लेन है, कोई भी प्लेन शीट ले ली मैंने, अगर आपके 2 वेक्टर सेम प्लेन में आ रहे हैं, जैसे इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, कोप्लेनर। वैसे एक्चुअली में 2 वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। इनको जैसे मर्जी घुमा लो, इनको ऐसे घुमाओगे तो ये इसको ऐसे टच कर जाएगा दोनों को, अगर इसको ऐसे घुमा लोगे तो इनको ऐसे टच कर जाएगा। मतलब 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे। बात तब गड़बड़ में आती है जब तीसरा वेक्टर हो। अब तीसरा वेक्टर ये आ गया साथ में, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने तीनों को ये टच करवाना है, ये बोर्ड तीनों को टच करवाना है, तो इन दोनों को करवाओगे तो वो बच जाएगा, इन दोनों को करवाओगे तो ये बच जाएगा। हो सकता है ये तीनों कोप्लेनर हो, एक प्लेन में नहीं आ रहे। अब देखना, अब देखना, अब मैंने ये कुछ ऐसा कर दिया काम। 1 मिनट थोड़ा सा सब्र रखो, रुको जरा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब क्या है, सर सीधे कर दिए, अब ये तीनों को टच कर जाएगा। तो 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट 200% क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, लिख लो कि 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे। 3 वेक्टर का कोई आता पता नहीं है भाई, सब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है 8th नंबर पर, वो आपके आते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर कह लो या 0 वेक्टर कह लो, बात एक ही है। अब इनका मतलब क्या है भाई, नल वेक्टर का मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 0। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन
भाई जीरो वेक्टर मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जिसकी लेंथ जीरो। जीरो का मतलब ये वाला, ऐसा एक डॉट। इस डॉट की कहाँ से डायरेक्शन बता लो कि मुझे ये बताओ, नहीं बता सकते। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में कोई अता पता नहीं है, तो हम बता ही नहीं पाएंगे इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। जस्ट एक सुविधा के लिए इसको वेक्टर बनाया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और कर लो, वो अभी थोड़ी देर में करते हैं, 10 नंबर पर करेंगे। ये क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर सर कौन से आ गए? भाई साहब, जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अगर दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, उनको क्या बोल दिया जाता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर में आप सीधी सी बात याद रखो कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, अब लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सर ये इम्पोर्टेंट नहीं था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर वो कर लेंगे ये सारा छोड़ देंगे, फिर तो बिल्कुल बेटा सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। ओके, ये टाइप कौन सा है 10 नंबर पर? ये आता है जी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 हो। मतलब कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है और मैग्नीट्यूड, अच्छा इसको दर्शाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप का यूज़ करते हैं। ये कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1, तो क्या है? यूनिट वेक्टर। और इसके ऊपर कैप लगी होती है, जैसे सर्दियों में हम कैप नहीं पहनते, वो कैप लगी होती है। अच्छा जी, अब यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़, ये मैग्नीट्यूड तो बेटा इसका 1 है, लेकिन ये डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इससे डायरेक्शन देने के लिए यूज़ होता है, आप इसको डायरेक्शन देने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, अगर आपने कहीं लिखना हो कोई चीज़ अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? आई के ऊपर कैप। आई कैप कहीं पर भी दिखा मिल जाए, मतलब वो चीज़ एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है ना। अगर मैंने लिखना हो अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम जे का यूज़ कर लेंगे। अलोंग जेड एक्सिस तो हम के का यूज़ कर लेंगे। कुछ चीज़ एक्स में जा रही है, वाई में जा रही है, जेड में जा रही है, तो आई जे के लगा लेंगे। सर अगर कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगी तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अभी बताया था वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन पलट जाएगी। कोई चीज़ ऐसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में, आप नेगेटिव साइन लगाया तो वो किस डायरेक्शन में चली जाएगी? वाई डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अलोंग, दोबारा सुनो, कोई इधर जा रही है एक्स एक्सिस में, नेगेटिव साइन लगाओगे तो वो माइनस एक्स एक्सिस में चली जाएगी। क्लियर हुआ? अब क्या बोल दिया था मैंने? तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही अलोंग माइनस वाई एक्सिस आ जाएगा तो आई और माइनस जे आ जाएगा। अलोंग माइनस जेड एक्स तो माइनस का के कैप आ जाएगा। सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। क्यों? कैप लगा हुआ सर जी, टोपी जहाँ दिखी मतलब मैग्नीट्यूड 1। तो नोट करके ये भी लिख सकते हो कि I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड, माइनस I का मैग्नीट्यूड, माइनस J का मैग्नीट्यूड, माइनस K का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड में कोई लेन देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये यूनिट वेक्टर के बारे में छोटी सी बात की है अभी तक हमने, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर कोई वेक्टर आपने बनाना है, तो उस वेक्टर को कैसे बनाते हो? सर उस वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो बेटा मैंने ए
ये लिख दिया, और सर डायरेक्शन होती है, तो ए की डायरेक्शन देने के लिए क्या यूज होगा, ए कैप। तो यानी कि यहाँ से ए कैप क्या आया, ए कैप आया ए वेक्टर, इसको नीचे ले आओ ना, इसके नीचे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पता नहीं कैमरे में दिखा कि नहीं दिखा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ए कैप क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लो, उसको उसी के कोई वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है आपने, ये देखो यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर लो, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, ये क्या किया आपने, एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अच्छा जी, तो मैं इसको क्लास में कैसे करवाता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों आपने चोरी करनी है, चोरी करनी है सर, चोर बनाओगे, पढ़ लिख कर हम तो कुछ बनना चाहते थे, अरे बन जाना बेटा, थोड़ा सा छोटा सा चोर बनाएंगे, छोटा सा नटखट चोर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो हम उसकी डायरेक्शन चुरा सकते हैं, डायरेक्शन को चुराया जा सकता है। क्या करना है, कई बार क्या पूछता है बेटा, वो आपसे ओनली डायरेक्शन पूछता है, तो आपको डायरेक्शन चुरानी पड़ेगी ना किसी वेक्टर की, तो डायरेक्शन चुरानी है तो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, हो गया काम। तो ये यूनिट वेक्टर के लिए एक छोटी सी बात है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ए कैप इक्वल टू किसी वेक्टर को लो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो आप ऐसे यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, डायरेक्शन चोरी कर सकते हो, चोर बनना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब इसके बाद इसको ही थोड़ा सा, वेक्टर को ही थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, कैसे देखना है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद एक पोजीशन वेक्टर भी होता है, वो भी लिख लेते हैं, इसको कर देते हैं साफ। 11 नंबर पर आ जाता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब ये होता क्या है, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है हल्की सी स्माइली के साथ, मैंने कहा ये आदमी बहुत ही मुस्कुरा रहा है, ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या है, तो क्या आप इसकी पोजीशन बता सकते हो। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं 2,5। अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये O है, ये आपका P है, तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे O से P तक, और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो पता होगा ना आपको ग्राफ से, 2, यानी कि x डायरेक्शन में आप कितने कदम चले, 2 कदम चले, तो 2 कदम तो ठीक है, किस डायरेक्शन में चले, x डायरेक्शन में। उसके बाद सर 5 कदम किस में चले, y डायरेक्शन में, तो 5 कदम चले y के क्या होता है, j, तो ये बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो ये क्या है, P का पोजीशन वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर, अच्छा वेक्टर को सर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ जी, आई जे का कॉम्बिनेशन है, आगे फ्यूचर में आपको के भी आ जाएगा। के कब, जब 3D में जाओगे, एक्स वाई जेड तीनों में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको के कैप भी मिलेगा। तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर। अच्छा सर जी, हाँ जी। अब जब बात चल ही पड़ी है इस वेक्टर की, ओपी वेक्टर की बात चल ही पड़ी है, कितना आया 2i + 5j, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। जब वेक्टर बेटा ऐसे लिखा हो ना i j k की टर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक अंडर रूट लो और i के साथ जो भी लगा है 2 लगा है, 2 का स्क्वायर करो, प्लस j के साथ क्या लगा है 5 का स्क्वायर करो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। तो अंडर रूट
29 बेटा इसका आ गया मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड है क्या बेटा? मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ही निकाली है। अच्छा सर, तो सर फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल रहे? मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे? सर अगर आपने ओपी डिस्टेंस निकालनी है, सर ये पॉइंट तो 25 पता है। हमने कहा हाँ जी पता है, तो इसको क्या ले सकते हैं 0,0 ओरिजिन पर बैठा हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था दो पॉइंटों के बीच का? अगर आपको याद हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। अब कहोगे सर x2 क्या है? मैंने कहा x2 तो 2 है, तो 2 माइनस x1 कितना है? मैंने कहा 0 है, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये 2 में से 0 गई तो 2 ही बचेगा ना। ये 2 का स्क्वायर आया और ये 5 का स्क्वायर आया। तो मैंने कहा मैंने आपको यही तो बताया हुआ था, मैंने आपको बेटा यही बताया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं है, उस वेक्टर की उस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, दैट्स इट। हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक दो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वेक्टर का। मान लो आपके पास अगर कोई वेक्टर ये दे दे, ए वेक्टर दे दिया किसी ने क्वेश्चन करते वक्त, 2i माइनस 3j प्लस 5k। सर के क्यों ले आए? अरे बेटा आसान है, डोंट वरी। क्या करोगे? अंडर रूट लोगे। आई के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर लगा दो। जे के साथ क्या है? यहाँ पर प्लस ही लिखना है, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना। तो ये आपका आ जाएगा ये -3 का स्क्वायर से। जे के साथ जो भी लगा हुआ है उसको स्क्वायर करो, यहाँ पर प्लस रहेगा। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, आई थिंक ये आ जाएगा आपका 29 और ये आ जाएगा 38। अगर सर ऐसा कोई वेक्टर हो ना, आपके मन में आ रहा हो सर कोई ऐसा वेक्टर हो, ये क्या हो गया -2i माइनस 3j माइनस 5k, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे? वही काम अंडर रूट। आपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, आपने जस्ट की नंबर देखना है। नेगेटिव का जब स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो वो खत्म ही हो जाएगा ना हमेशा, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। नहीं को तो कर सकते हो। आई के साथ क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है -3 का स्क्वायर और प्लस के के साथ क्या है -5 का स्क्वायर। अब भी आंसर वही आएगा, अब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा ना। तो ये आ जाएगा 4 + 9 + 25। ये देखो आंसर सेम आने वाला है। तो ऐसे आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन के लिए, कि बेटा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, या फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ। मैंने एक ए वेक्टर ले लिया 3i माइनस j प्लस 2k। मैंने कहा कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है? डायरेक्शन चोरी करनी है। किसकी करनी है? ए की तो करनी है। अब ए की डायरेक्शन चोरी करने के लिए क्या करते हो? ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। वेक्टर क्या है? 3i माइनस j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये नीचे क्या बन जाएगा? अंडर रूट 14। तो 3i माइनस j प्लस 2k कैप अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 14। तो 3i ये बाय रूट 14 और माइनस 1 बाय रूट 14j प्लस 2 बाय रूट 14k। क्या किया सर आपने? बेटा इनको सबके नीचे अलग अलग कर दिया तो ये आ गया, ठीक है ना।
अब ये आ गया आपके पास ए कैप, ये वाला। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, निकाल कर देखना 1 आएगा। सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? भी आई के साथ जो लगाया उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लगाया उसका स्क्वायर, के के साथ जो लगाया उसका स्क्वायर। नहीं यकीन हो रहा? अरे नहीं यकीन हो रहा, करके दिखाते हैं आपको। अब ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर आना चाहिए ना। तो आई के साथ क्या लगा हुआ है? आई के साथ लगा 3/√14, तो इसका स्क्वायर करो। जे के साथ क्या लगा हुआ है? 1/√14, इसका स्क्वायर करो। और के के साथ क्या लगा हुआ है? 2/√14, इसका स्क्वायर करो। आपको पता होगा ये ऊपर आ जाएगा 9, नीचे क्या आएगा सर 14। क्यों? √14 है ना बेटा, स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा। क्या पता है आपको कि ऐसा करने से ये मिलता है? बढ़िया। फिर प्लस ये ऊपर 1 है तो नीचे ये 14 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 14। एलसीएम लेना बेटा, 14 ऊपर 9 + 1 + 4, क्या आया? ऊपर 14 नीचे 14, कट कर 1 आ गया ना। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही तो आना था, इससे ज़्यादा क्या आने वाला था? तो ये यूनिट वेक्टर ही निकाला है हमने, आपको कुछ गलत नहीं बताया। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको नोट्स इसके बनाकर अपने पास रख लेना, ताकि देखो वीडियो को बार बार देखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं वो जल्दी रिवाइज हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में आगे आगे करोगे उसमें टाइम लगता है, और नोट्स में सीधा पलटी मारनी होती है बेटा। तो नोट्स साथ में ज़रूर बनाओ, ठीक है ना, उसमें आपकी रिवीजन फास्ट हो जाएगी। और वेक्टर ऐसा है जिसके अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आया तो फिजिक्स ना के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आप रिवाइज करोगे। टेक केयर।